यस सर, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अनदर क्वेश्चन है डिस्कशन। उम्मीद है आप बहुत अच्छे स्पिरिट में होंगे और अपनी पूरी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और साथ साथ में आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन है डिस्कशन के लास्ट फ्यू टॉपिक्स बाकी है जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एक टैक्सेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग था, दूसरा आपका एनआर टैक्सेशन था, और एक दो टॉपिक बाकी है जिसको हम कंप्लीट कर लेंगे। राइट, मेरे घर में कोविड सिचुएशन चालू, मुझे नहीं है, डोंट वरी, बट हाँ मेरे घर में कोविड सिचुएशन चालू, जितना टाइम मिल रहा है, जैसा टाइम मिल रहा है, सब आपके लिए डेडिकेट कर रहा हूँ। बस आपसे एक उम्मीद है, आप, आपका परिवार और मेरा परिवार तीनों के लिए कामना कीजिए कि हम सब अच्छे हेल्थ के अंदर में रहें और जल्दी से बाहर आएँ इस सिचुएशन से। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। ये जो बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ ये क्वेश्चनर बुक है, जो आपको आपके नियरेस्ट वी स्मार्ट सेंटर पे भी मिल सकता है या ऑनलाइन भी मिल सकता है, आप जा करके सर्च कर सकते हैं। और इससे हम लोगों ने पूरे के पूरे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आज ट्रांसफर प्राइसिंग के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, रूल 10MA provides that the agreement may be provided for determining the arm's length price or the manner of determining the arm's length price। तो जब भी कोई अग्रीमेंट हम लोग करते हैं तो एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट, इससे हम कोई आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल सकते हैं या फिर मैनर उसके अंदर में लिख सकते हैं कि कैसे आर्म्स लेंथ प्राइस निकलेगा। However, Rule 10MA subsection sub rule 4 only specify that the manner for determination of ALP should be same as in the APA terms. Does that mean that ALP could be different? वो कहते भी हम मैनर जो होना चाहिए ALP निकालने का वो सेम होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है? क्या ALP डिफरेंट हो सकता है? मैनर वही रहे पर ALP डिफरेंट हो सकता है? आंसर इज यस। ALP कुड बी सी, मैनर निकालने का सेम होना चाहिए पर ALP तो वैसे भी डिफर हो सकता है। जहां ट्रांजैक्शन वैल्यू बदली, जहां आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू बदली, वैसे भी आपका आर्म्स लेंथ प्राइस डिफर हो सकता है। सो कैन आर्म्स लेंथ प्राइस डिफर फ्रॉम ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन, ईयर टू ईयर, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट? Yes, it could change even though the manner of computing it remain same. So इसका आंसर क्या होना चाहिए? Yes, yes, the ALP could be different. Yes, the ALP could be different for different year. However, the manner of determination of ALP would be same. Manner should remain same. ALP could be different with regards to the arm's length price. Yes, मालिक, आंसर देख लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन बेस करता है रोल बैक के ऊपर। देखिए रीसेंट टाइम्स में ना अब आपको वो ट्रेडिशनल आर्म्स लेंथ प्राइस जिस तरह से पूछे जाते थे वो कम, और आपके कॉन्सेप्चुअल चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे वो लोग। आर्म्स लेंथ प्राइस, रोल बैक प्रोविजन, इन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 इससे रिलेटेड है। विल देयर बी अ कंप्लायंस ऑडिट फॉर द रोल बैक ईयर? वुड क्रिटिकल अजम्पशन विल हैव टू बी वैलिडेटेड ड्यूरिंग द कंप्लायंस ऑडिट? आपको याद होगा अगर कोई एपीए लेता है तो उसके कंप्लायंस ऑडिट होते हैं। यस और नो? एवरी ईयर देयर इज एन ऑडिट। क्योंकि यार रोल बैक ईयर्स की भी होते हैं। आंसर इज यस, रोल बैक ईयर्स के भी होते हैं, ये चेक करने के लिए कि भैया क्या मेथोडोलॉजीज, assumptions सारे के सारे सेम है कि नहीं है। सो क्या रोल बैक ईयर्स के भी ऑडिट होते हैं? याद करो हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि हाँ होते हैं सर। Since the rollback provision are for the past year, ALP for the rollback year would be agreed after all examination of fact, including the validation of critical assumption. Hence, compliance audit for the rollback year would primarily be to check if the agreed price or methodologies has been adopted in the modified return or not. So, इसका आंसर क्या रहेगा? Yes. अच्छा जी सर, तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वेदर द एप्लीकेंट हैज अ ऑप्शन टू विड्रॉ द रोल बैक एप्लीकेशन, कैन द एप्लीकेशन बी एक्सेप्टेड रोल बैक विदाउट एक्सेप्टिंग द एपीए फॉर द फ्यूचर ईयर? ध्यान से सुनिए, यहां एक नहीं दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, क्या रोल बैक विड्रॉ हो सकता है? ये पहला क्वेश्चन, इसका जवाब तो हाँ है। हाँ, एपीए को मेंटेन करते हुए रोल बैक विड्रॉ हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोल बैक लेना है या नहीं है ये तो वो ऑप्शन पे टिक करना पड़ता है फॉर्म पे, रोल बैक आपको लेना है या नहीं है। सो यू कैन हैव एपीए विदाउट हैविंग अ रोल बैक। अब दूसरा सवाल, कैन द एप्लीकेंट एक्सेप्ट द रोल बैक रिजल्ट विदाउट एक्सेप्टिंग द एपीए? यस, आंसर इज, इसका आंसर है नो, ये नहीं हो सकता साहब। क्यों? क्योंकि आपको एपीए तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। आप एपीए सिलेक्ट करे बगैर सिर्फ रोल बैक सिलेक्ट करो, ये पॉसिबल नहीं है। सो द एप्लीकेंट हैज एन ऑप्शन टू विड्रॉ इट्स रोल बैक एप्लीकेशन इवन while maintaining the APA. However, it is not possible to accept the rollback result without accepting the APA for the future year. So it may also be noted that the fees shall not be refunded even where the rollback application is
withdrawn even when the rollback application is withdrawn. So ये था तीसरा क्वेश्चन, चेक कर लो मालिक. चौथा क्वेश्चन अगेन आपके कंसेप्चुअलिटी पे बेस्ड है. फॉर ऑलरेडी कंक्लूडेड एपीएस विल न्यू एपीएस बी साइंड फॉर रोल बैक और अर्लियर एपीएस कुड बी रिवाइज. एक एपीए है जो ऑलरेडी कंक्लूड हो चुका है. वर्डिंग्स के ऊपर बहुत ज्यादा देना जब आप ट्रांसफर प्राइसिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो. एक एपीए है, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट है जो कंक्लूड हो चुका है. विल न्यू एपीए विल बी साइंड फॉर रोल बैक. क्या रोल बैक अगर करना है तो अब एक नया एपीए साइन करना पड़ेगा या एग्जिस्टिंग एपीए रिवाइज हो सकता है. रूल 10MA इसके बारे में बात कर रहा था अगर आपको याद हो तो. यस और नो. और ये कह रहा था कि भैया ये रिवाइज हो सकता है एपीए रोल बैक को इंक्लूड करने के लिए. द सेकेंड प्रोविजो टू रूल 10MA प्रोवाइड्स द रिविजन फॉर एपीए ऑलरेडी कंक्लूडेड टू इंक्लूड द रोल बैक प्रोविजन. सो एग्जिस्टिंग एपीए को आप रिवाइज कर लीजिए, उसके अंदर में रोल बैक प्रोविजन आप इंसर्ट कर लीजिए, बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चेक करो. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए. क्वेश्चन नंबर 5. गुड क्वेश्चन. मैं इसे बहुत अच्छा क्वेश्चन रेट करूंगा और मैं इसे इंपॉर्टेंट भी मार्क करूंगा मालिक. इन केस ऑफ मर्जर ऑफ कंपनीज वेयर वन ऑफ मोर ऑफ दोज कंपनीज आर एपीए एप्लीकेंट. मर्जर, एक से ज्यादा कंपनी एपीए एप्लीकेंट है. हाउ वुड द रोल बैक प्रोविजन बी अलाउड एंड टू विच कंपनी और कंपनीज इट वुड बी अलाउड. मैं आपको मर्जर के केस में याद दिला देता हूं. रोल बैक उसी को मिलता है जिसने अप्लाई किया है. ये एकदम सीधी बात है इसका जवाब देने के लिए. सो लेट्स से ए और बी मर्ज हो गए, सी बना, सी ने अगर अप्लाई किया तो सी को बेनिफिट मिलेगा, ए और बी को बेनिफिट मिलने वाला नहीं है. इन शॉर्ट जिसने अप्लाई किया उसको मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलने वाला. सो द अग्रीमेंट इज बिटवीन द बोर्ड एंड द पर्सन. कौन सा एग्रीमेंट? एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं. द एग्रीमेंट इज बिटवीन द बोर्ड एंड द पर्सन. द प्रिंसिपल टू बी फॉलोड इन केस ऑफ मर्जर इज दैट पर्सन हु मेक्स अ एपीए एप्लीकेशन वुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू एंटर इनटू एग्रीमेंट एंड बी एंटाइटल्ड फॉर रोल बैक प्रोविजन in respect of international transaction by its rollback year. Other person who have merged with this person would not be entitled to make the rollback provisions. So if ABC merged to form C, ABC ने C फॉर्म किया and C is the APA applicant, उसमें से ABC में से C APA applicant है, then agreement can only be entered into with C and only C would be eligible for rollback provision. A and B would not be eligible. क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन किसने की थी? C ने की थी, तो C को ही ये बेनिफिट मिलेगा. फर्दर A and B C बनी, अब उसमें से एक भी एप्लीकेंट था क्या? नहीं, एक नई कंपनी आई, नई कंपनी ने एप्लीकेंट किया. The C is the applicant, then nobody would be eligible. A or B would not be eligible. Yes? चलो जी. Now C is the APA applicant. ये नया है भैया, तो A और B दोनों को भी नहीं मिलने वाला. चेक कर लो. आ जाओ बेटा आगे. चेक करो. थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन. इन केस ऑफ डीमर्जर ऑफ एन एपीए एप्लीकेंट, कोई एपीए एप्लीकेंट था, उसका डीमर्जर हो गया, और सिग्नेटरीज इनटू 2 और मोर कंपनीज हु विल बी एलिजिबल फॉर द रोल बैक प्रोविजन. आपको अगर याद होगा तो ये सारा उस सर्कुलर से रिलेटेड क्वेश्चन है. वो सर्कुलर जिसमें Q&A पूछे गए थे, वही सारे क्वेश्चन यहाँ पे लाए गए हैं. येस और नो?
द सेम प्रिंसिपल एज मेंशन्ड इन द प्रीवियस आंसर, जिसने अप्लाई किया उसको बेनिफिट मिलेगा. The person company who makes the API application or enter would be entitled to the rollback provision and would continue to apply. To illustrate, A has applied and entered into API and subsequently A is demerged into A and B, so only A would be eligible for rollback for an international transaction covered under the APA. B is not in existence in the rollback year. Availing or granting of rollback does not arise. Yes? Check करो. क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं. Examine the consequences that would follow if the AO makes adjustment to the arm's length price in the international transaction of an assessee, resulting in increase in taxable income. What are the remedies available to the assessee to such dispute? पहली दो लाइन क्वेश्चन की काम की नहीं है, लास्ट का क्वेश्चन काम का है. What are the remedies available against the increase of income in the arm's length price? अगर arm's length price के तहत अगर आपकी taxable income को बढ़ा दी जाती है तो आप क्या रेमेडी अवेलेबल रखोगे? याद करो, चार्ट में 3 पार्ट थे. एक था आप क्या करोगे, अपील कर सकते हो. यस, अपील टू अपीलिंग अथॉरिटी कर सकते हो. दूसरा, आप डीआरपी में जा सकते हो, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल में जा सकते हो. याद आ रहा है? डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में पैनल में जा सकते हो, आप रिवीजन के लिए जा सकते हो, आप अपील के लिए जा सकते हो. 3 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है. सो चेक करिएगा. इन केस एओ मेक द एडजस्टमेंट टू द आर्म्स लेंथ प्राइस इन एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन विच रिजल्ट इन इंक्रीज इन टैक्सेबल इनकम, फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज शेल फॉलो. कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा 10AA में और चैप्टर 6A में अगेंस्ट दिस इंक्रीज इनकम. No corresponding adjustment would be made to total income of the other associated enterprises on account of increase in total income of assessee on the basis of arm's length price so computed. Remedies available is, you go to 144C, that is dispute resolution panel. In other case, he can file an appeal. He can file an appeal to Commissioner Appeal under 246 within 30 days from the date of service of notice. He can opt to file an application for revision order under 264. तो एक वो अपील में जा सकता है, दूसरा वो रिविजन में जा सकता है, तीसरा वो डीआरपी में जा सकता है. ये 3 रेमेडीज उसके पास अवेलेबल है. ये 3 रेमेडीज उसके पास अवेलेबल है. If it is done, बहुत बढ़िया. आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 ये मैट से रिलेटेड ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुका है. द ट्रांसफर प्राइसिंग रूल शैल हैव नो इम्प्लीकेशन वेयर द इनकम इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ बुक प्रॉफिट. बुक प्रॉफिट के बेसिस पे जब आप कंप्यूटेशन कर रहे हैं तो ट्रांसफर प्राइसिंग के इंप्लीकेशन नहीं आएंगे. बिल्कुल सही है. बुक प्रॉफिट एक सेपरेट कोड ऑफ कंडक्ट है. याद करो, बुक प्रॉफिट मैट कैलकुलेशन एक सेपरेट कोड ऑफ कंडक्ट है. ट्रांसफर प्राइसिंग की एडजस्टमेंट्स वहां पे नहीं लिखी हुई है, तो भैया आपको इसमें कुछ भी होने वाला नहीं है. दूसरी बात, जो इनकम इससे इंक्रीज होगी इसमें से कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला. करस्पॉन्डिंग एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस की इनकम नहीं बढ़ाई जाएगी अगर इनकी इनकम बढ़ाई जा रही है बिकॉज ऑफ दिस इशू. सो this statement is correct. For the purpose of computing book profit, for the purpose of minimum alternate tax in the statement of profit and loss, right, can be increased or decreased only by the addition or deduction given in explanation 1 to 115 JB. Wait, आपको याद होगा इस पे एक कोर्ट का जजमेंट भी है, अपोलो टायर्स का.
याद आ रहा है? अपोलो टायर्स का एक जजमेंट भी है कि हम सिर्फ उतनी ही एडजस्टमेंट कर सकते हैं जितनी एडजस्टमेंट आपको 115 जेबी के एक्सप्लेनेशन में लिखी होगी. नो न्यू एडजस्टमेंट कैन बी मेड. तो यहां पे भी नहीं हो सकती. Hence, therefore, transfer pricing adjustment cannot be made while computing the book profit for levy of MAT. For levy of MAT. Question number 9. Do it on yourself, Malik. Easy है. Wait. 9. ये क्वेश्चन नहीं छोड़ सकता मैं. ये भी क्वेश्चन मुझे करवाना पड़ेगा. ये नॉन जुरिस्डिक्शनल एरिया के रिलेटेड है. NJA से रिलेटेड है, तो मुझे ये आपको बताना पड़ेगा. मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट एज वेल. A लिमिटेड एन इंडियन कंपनी प्रोवाइड्स टेक्निकल सर्विसेज टू द कंपनी. एक लिमिटेड ने इंडियन कंपनी को टेक्निकल सर्विसेज दी. XYZ इनकॉर्पोरेशन विच इज लोकेटेड इन NJA. सो ए कंपनी ने को टेक्निकल सर्विसेज दी. किसको भैया? XYZ हु इज लोकेटेड इन NJA for a consideration of 40 lakh. It charges 42 lakh for similar service rendered to PQR Limited, ठीक है, which is not in NJA. PQR is not an associated enterprises. Discuss the tax implication under 94A. Read with section 92C in respect of above transaction for the provisions of technical services by A Limited to XYZ Incorporation. अगर किसी के साथ आपने NJA में ट्रांजैक्शन किया है तो वो डीम्ड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस माना जाएगा. ट्रांजैक्शन को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन माना जाएगा. जो 3% का कैप मिलता है वो 3% का कैप मिलने वाला नहीं है. याद आ रहा है तुम लोगों को? सो सिंस XYZ लिमिटेड इज लोकेटेड इन NJA, द ट्रांजैक्शन would deem to be an international transaction, would deem to be associated enterprises, and therefore transfer pricing provision would be attracted. Right? कप मेथड के थ्रू निकाला जाएगा बिकॉज कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड मेथड आपको दी हुई है. सिंस ALP इज मोर देन ट्रांसफर प्राइस, ALP वुड बी 42 lakh कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन. इट मे बी नोटेड दैट permissible variation between ALP and transfer price is not available in respect of transaction entered into with an entity in the NJA. जो 3% और 1% इन केस ऑफ होलसेल बिजनेस का आपको वेरिएशन मिलता है वो वेरिएशन अब नहीं मिलेगा. चेक कर लो. चलो जी आगे बढ़ेंगे. आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 10. डू इट ऑन योर सेल्फ. ये आप खुद कर सकते हैं. इजी वन. क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं. नवंबर 2019 ओल्ड सिलेबस क्वेश्चन आपको दिया हुआ है. एक्सप्लेन विथ रीजन द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट और नॉट. एक बात याद रखना, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट्स आपको दिए जाते हैं, करेक्ट और नॉट जब भी आपको लिखना है, बोला हो नहीं बोला हो, पर आपको इसके रीजन देना बहुत जरूरी है. Explain with reason that the following statement are correct or not. Your answer should be based on the provisions of the Income Tax Act 1961. Whether the AO can compete the assessment of income from international transaction in regards of order passed by TPO by accepting the contention of assessee. Word देखो क्या लिखा है. Whether AO can complete the assessment, disregard the order of टीपीओ के ऑर्डर को डिसरिगार्ड करते हुए क्या असेसी के कंटेंशन के ऊपर क्या कोई टीपी असेसमेंट किया जा सकता है? आंसर इज नो. अगर टीपीओ ने अपना कोई ऑर्डर दिया है, 92C ये कहता है कि भैया ये बाइंडिंग है. ये क्या है भैया? बाइंडिंग है. तो हेंस टीपीओ ये काम नहीं कर सकता. So this statement is incorrect as per 92CA. The AO has conferred the computation of arm's length price to the TPO and TPO has passed the order determining the arm's length price. AO has to proceed to complete the total income in conformity with the ALP so determined by TPO. Therefore, the AO cannot complete the assessment. The AO cannot complete the assessment of international transaction disregarding the order of TPO by accepting the contention of assessee. Second question आपसे पूछा जा रहा है. An advance pricing agreement once entered by taxpayer with the authorities cannot be modified or revised. Wrong. याद होगा तो रूल 10 इसके ऊपर वर्क करता है. रूल 10 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रूल 10Q इसको कहता है कि अगर आपने कोई टीपीओ एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट एंटर किया है तो इसे आगे चल करके रिवाइज भी किया जा सकता है, मॉडिफाई भी किया जा सकता है. सो अगेन दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट.
either suo motu or on request of the assessee, right, or the competent authority or the director general of income tax if there is a change in critical assumption. कब कब कर सकते हैं भैया? if there is a change in critical assumption, right, there is a change in law or any matter covered by the agreement but it is not in the nature render it agreement not binding, or there is a request by competent authority in the other country requesting the revision of agreement in the bilateral or mutual agreement. So भैया क्या ये चेंज कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. यस चलो जी, ये जो क्वेश्चन है नवंबर 2019 का है विच इज बेस्ड ऑन सेफ हार्बर, राइट. May 21 नवंबर 21 के लिए सेफ हार्बर रूल नहीं है, राइट. ओल्ड सेफ हार्बर रूल है, वही आपको क्या किए गए, एक्सटेंड किए गए हैं. हालांकि मैं आपको बता दूं जनवरी 20 का जो एग्जाम था, जनवरी 21 में जो एग्जाम लिया गया था, जनवरी 21 के अंदर में जो एग्जाम लिया गया था, दो उसमें भी सेफ हार्बर एप्लीकेबल नहीं था, पर वहां पे भी 4 मार्क का एक सेफ हार्बर का क्वेश्चन पूछा गया था. स्टिल तो मैंने क्वेश्चन इसके अंदर में जरूर रखा है सेफ हार्बर से रिलेटेड, देख लेंगे. और मैंने अपने हर रिकमेंडेशन में ये कहा है कि आपको सेफ हार्बर रूल एप्लीकेबल नहीं है, बट अगर एक पेज वो एक्स्ट्रा पढ़ के भी चल जाओगे, तो जब इतना बड़ा पहाड़ पढ़ रहे हो तो वो एक पेज एक्स्ट्रा पढ़ के चल जाओगे तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है. चेक कीजिएगा. आकांक्षा लिमिटेड एज एन इंडियन कंपनी इज एंगेज्ड इन द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ R&D सर्विसेज, राइट, a foreign company which guarantees 18% of total borrowing. अच्छा जी, देखिए क्या लिखा है, which guarantees 18% of total borrowing of Akanksha Limited, Palak Incorporation is a non-resident. Akanksha Limited assumes significant risk. अच्छा जी, insignificant risk. The aggregate value of transaction entered by Akanksha Limited with Palak is 75 crore. ठीक है. The declared operating profit margin is 7.5 crore and operating expenses is 34 crore. So 7.5 divided by 34. अच्छा जी. In light of the above fact, please discuss whether the TP declared by Akanksha Limited who has exercised the valid option of safe harbor will be acceptable to the income tax authority or not. मैं आपको सबसे पहले तो याद दिला देता हूँ सर, अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की वैल्यू अप टू 200 करोड़ रुपीस होगी तो आप इस सेफ हार्बर को ऑप्ट कर सकते थे, आप इस सेफ हार्बर को ऑप्ट कर सकते थे. अब अगर आप देखो तो 7.5 डिवाइडेड बाय 34%, 22.059% आ रहा है, राइट. मतलब आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का जो रेशो है ये 22.05 आ रहा है, विच इज लेस देन द मार्जिन. R&D सर्विसेज के अंदर में जो मार्जिन होता है वो 24% का होता है, और 24% आपको मिनिमम शो करना है, और आप कितना शो कर रहे हो, 7.5 डिवाइडेड बाय 34%, 22.05 आप शो कर रहे हो, विच इज लेस देन द सेफ हार्बर एक्सपेक्टेड. पलक इनकॉर्पोरेशन गारंटीज 18%, गारंटी 10% के ऊपर चाहिए थी. 18% of the total borrowing of Akanksha Limited, both enterprises are deemed to be the associated enterprises. Therefore, the provision for contract of R&D services relating to the generic pharma drug, an Indian company to Palak Incorporation, foreign company, is an international transaction between the associated enterprises. The provision of contract of R&D services in relation to generic drug pharma is an eligible international transaction. Since Akanksha Limited is providing services with insignificant risk to non-resident associated enterprises and exercise the valid option, it is an eligible assessee. One of the conditions to be satisfied as per safe harbor rule is that the transaction should not exceed 200 crore, and the condition is satisfied in that case as the value of transaction is up to 75 crore. However, Akanksha Limited has declared an operating profit margin of 22.059, that is operating profit divided by operating expenses, yes, which is less than minimum margin of 24 required to be deducted. Hence the same is not in accordance with the circumstances mentioned in safe harbor. Thus TP declared by Akanksha will not be acceptable to the income tax authority, और income tax authority यहाँ पे अपना TP खुद निकालेंगी. यस और नो, याद कर लो, जब भी आप सेफ हार्बर के अंदर नहीं होते हो तो फिर 92C या 92CA अप्लाई कर जाता है. इज दैट डन?
बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। मुस्कान लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी, ध्यान से सुनना, मुस्कान लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी दैट मैन्युफैक्चर क्रिकेट किट्स इन इंडिया। एमके इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर 10AA। फॉर इट्स यूके सेल्स, MK India has entered into a marketing agreement with Kids Sports UK, a UK incorporated firm. MK uses patented design provided by KS UK for manufacturing of cricket kit. ये अपना intangibles provide कर रहा है। MK India supplied 30,000 sports kit to KS UK for 5,000 rupees per kit. In the assessment, AO increased the price charged by MK India फ्रॉम US to 6,000 पर किट, मतलब 1,000 पर किट का इंक्रीमेंट हुआ। MK इंडिया एक्सेप्ट सच TP एडजस्टमेंट अडॉप्शन बाय AO, MK इंडिया ने वो अडॉप्ट कर लिया। एज अ रिजल्ट देयर इज एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ MK इंडिया। यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग। May 2019 ओल्ड सिलेबस क्वेश्चन, May 2019 ओल्ड सिलेबस क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जरा देखना। क्वेश्चन नंबर 1, वुड MK इंडिया एंड UK be treated as associated enterprises for the purpose of transfer pricing adjustment associated which is adopted by the AO? दूसरा, what is the liability of KS UK in respect of change in arm's length price in respect of purchases made? तीसरा, MK India contend that since income increased because of the arm's length price adoption, the deduction under 10AA should be increased. 3 एकदम इजी सवाल पूछे गए। अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आपने फास्ट ट्रैक या रेगुलर कुछ भी देखा होगा ना, तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट, क्या ये दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है क्या? आंसर इज यस, ये एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक जन अपना इंटेंजिबल प्रोवाइड कर रहा है, अपने पेटेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइजेस को अगर अपना इंटेंजिबल्स प्रोवाइड करता है विच द अदर यूज इट्स इन मैन्युफैक्चर, तो इसे हम एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस मानते हैं एज पर सेक्शन 92A। तो पहले का जवाब है यस, दे आर डीम्ड टू बी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। चेक करना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रिकेट किट बाय MK इज होनली डिपेंडेंट अपॉन द यूज ऑफ द पेटेंटेड डिजाइन by UK and therefore they are deemed to be associated enterprises for the purpose of section 92A. Supply of cricket kit by MK India, a resident, to UK, a non-resident, would be an international transaction between associated enterprises. अच्छा जी। दूसरा, what is the liability? Liability क्या है in respect of purchases made? यूके वालों की लाइबिलिटी क्या है? यूके वालों की लाइबिलिटी ये हो जाएगी कि भैया इनको क्या करना होता है, 90 डेज के अंदर में रिपैट्रिएट करना होता है। और अगर 90 डेज के अंदर में ये पैसा रिपैट्रिएट नहीं हुआ तो इसे क्या माना जाता है? एडवांस माना जाता है। चेक करो, द इंक्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ 1 करोड़ शैल बी ट्रीटेड एज एडवांस गिवन बाय MK इंडिया टू KS which is required to be repatriated within 90 days from the date of order. अच्छा, याद होगा तो ये सेकेंडरी एडजस्टमेंट का पार्ट है। सेकेंडरी एडजस्टमेंट में और 2 ऑप्शन है अगर ये ना किया हो तो, बट यहां क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक था कि यूके क्या करेगा। यूके वाले को भैया 90 दिन के अंदर में पैसा रिपैट्रिएट करना पड़ेगा। अगर वो पैसा रिपैट्रिएट नहीं करता है तो क्या होता है? देयर आर अदर 2 ऑप्शन, अगर आपको याद हो अमेंडमेंट के हिसाब से। तो पहला ऑप्शन आपको ये होता है, ये एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस नहीं दे रहा है तो किसी भी और एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से आप पैसा मंगवा सकते हो। तीसरा ऑप्शन ये था कि अगर कोई भी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के पास पैसा नहीं है तो आप खुद इस पैसे को क्या कर दो, पे कर दो। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। थर्ड क्वेश्चन, हालांकि वो 2 ऑप्शन यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक है। क्वेश्चन नंबर 3, MK इंडिया कंटेंट दैट सिंस द इनकम इज इंक्रीज बिकॉज ऑफ द आर्म्स लेंथ प्राइस, क्या 10AA अलाउड होगा या नहीं होगा? 10AA अलाउड होगा या नहीं होगा? वैसे मैं आपको बता दूं, अगर ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट्स के कारण आपकी इनकम बढ़ती है तो चैप्टर 6A और 10AA का डिडक्शन आप इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, और ये चीज हमें वैसे भी 92C कह देता है। सो एज पर द फर्स्ट प्रोविजो ऑफ 92C इन रिस्पेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड इनकम, no deduction under 10AA shall be allowed to MK India. Hence the contention of MK India that the deduction of 10AA should be increased is not valid. Check कर लो मालिक। बहुत बढ़िया साहब। क्वेश्चन नंबर 14, do it self. Question number 15, it's a May 2018 new syllabus question.
मई 2018 न्यू सिलेबस क्वेश्चन, और यहाँ पे हमें आर्म्स लेंथ प्राइस निकालनी है, वो भी कॉस्ट प्लस मेथड के हिसाब से। कंप्यूट द आर्म्स लेंथ प्राइस एज पर कॉस्ट प्लस मेथड एंड अमाउंट टू बी एडेड इफ एनी टू द इनकम ऑफ अमर प्राइवेट लिमिटेड। कॉस्ट प्लस मेथड के हिसाब से निकालनी है। कॉस्ट प्लस मेथड के हिसाब से किस तरह से निकाला जाता है, पहले याद करो। सबसे पहले डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट प्लस जीपी मार्जिन ऐड किया जाता है, ऐड और लेस ऑन अकाउंट ऑफ फंक्शनल डिफरेंसेस, फाइनल आपका आर्म्स लेंथ प्राइस निकल जाता है। ठीक है सर, फाइनली आपका आर्म्स लेंथ प्राइस निकल जाता है। तो जरा चेक करते हैं यहाँ पे कॉस्ट किस किस तरीके से आएगी। अमर प्राइवेट लिमिटेड बैंगलोर इज एंगेज इन द IT एनेबल सर्विसेज विच इज इट इज द सब्सिडरी ऑफ ABC इनकॉर्पोरेशन US। ABC इनकॉर्पोरेशन US, तो ये दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइज तो हो गए 9A के हिसाब से, बिकॉज एक ने दूसरे का मोर देन 26% ऑफ द कैपिटल होल्ड कर लिया, तो पहला लाइन ये आ जाएगा। इट ऑल्सो प्रोवाइड सिमिलर सर्विसेज टू SAC इन सिंगापुर। इट्स बिलिंग टू द अदर इज बिलिंग एंड अदर इन्फॉर्मेशन एज गिवन। ABC इनकॉर्पोरेशन को $85,000, SAC को $70,000। ठीक है। ABC Incorporation has provided a loan of $1 lakh to Amar Private Limited towards the purchase of hardware for executing its project. Rate of interest charge on the said loan is 3%. Okay. Direct and indirect cost incurred is $100 and $200 per hour respectively. ये लाइन काम की है बाबू, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। Amar Private Limited works 9 hours per day for 15 days to execute the project, and ABC Incorporation 8 hours per day for 15 days to execute the project of SAC। मतलब अब इधर अगर आप ध्यान से देखोगे, अमर प्राइवेट लिमिटेड बैंगलोर ने कुछ सर्विसेज देनी है, ये सिमिलर सर्विसेज वो SAC सिंगापुर को भी देता है। इट्स बिलिंग एंड अदर इंफॉर्मेशन, बिलिंग पर मंथ टू ABC दिया है, बिलिंग पर मंथ टू SAC दिया है। अमर प्राइवेट लिमिटेड कितने दिन वर्क कर रहा है, 9 आवर्स फॉर 15 डेज वर्क करता है ABC के लिए। ABC के लिए 8 आवर्स 15 डेज वर्क करता है SAC के लिए। तो यहाँ पे अपनी टोटल डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट निकल सकती है। यस, तो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को ऐड करेंगे, कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है, जरा देखिएगा। राइट, 9 आवर्स फॉर 15 डेज, ये तो फिक्स है। वॉज प्रोवाइडिंग बाय द कंपनी टू बोथ ऑफ इट्स कस्टमर थ्रू आउट द ईयर। वारंटी वॉज प्रोवाइडेड टू SAC, ये अदर एडजस्टमेंट हो गई, फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। द टोटल कॉस्ट ऑफ वारंटी इज कैलकुलेटेड एट 1% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट एसोसिएटेड। 1% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट एसोसिएटेड, ये डायरेक्ट कॉस्ट जो एसोसिएटेड हुआ है उसके बेसिस पे हम ये करेंगे। अच्छा जी, assume the conversion rate of 64, compute the arm's length price, compute the arm's length price। चलो जी निकालो, ट्राई करो मालिक। अगर तुम देखोगे चलो पहले अब ओपन नहीं करता, बाद में ओपन करूंगा। सी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट इज $100 एंड $200 पर आवर। तो डायरेक्ट कॉस्ट अगर देखा जाए $100 फॉर 8 आवर्स अप टू 15 डेज। यस, SAC लिमिटेड का इनडायरेक्ट कॉस्ट उसको 200 फॉर 8 आवर्स एंड 15 डेज। टोटल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट आ गया आपका 36,000। आपका बिलिंग पर मंथ है 70,000, तो आपका मार्जिन क्लियर कट आ गया। कॉस्ट माइनस सेल प्राइस, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट, आपका प्रॉफिट मार्जिन आ गया। सो 70,000 माइनस 36,000, 34,000 आपका प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट कितना है एज कंपेयर टू कॉस्ट, 34,000 डिवाइडेड बाय 36,000 परसेंटेज 94.44%। कॉस्ट पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है चेक करो, 94.44%।
राइट। सो चेक करिएगा, यहाँ पे आपका जीपी मार्जिन निकल गया। मतलब अगर हम एक अनरिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर हम एक अनरिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारा नॉर्मल जीपी मार्जिन आ जाता है 94.44%। डन। चलिए फर्दर चेक करते हैं। हमारा डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट निकल गया 36,000। हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंसेस। सैक को एक वारंटी दी जा रही है और वारंटी कॉस्ट इज 1% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, 1% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड। डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड इज $12,000। इसका 1% दैट इज 120। आपका टोटल डायरेक्ट बिलिंग कॉस्ट हो गया 36,120। बिलिंग पर मंथ 70,000 है, तो प्रॉफिट मार्जिन आपका चेंज हुआ और यहां पे प्रॉफिट मार्जिन आया आपका 93.80%। चेक करो मालिक, दैट इज 33,880 डिवाइडेड बाय 36,120। अब अगर हम किसकी बात करें, एबीसी की बात करें, एबीसी की बात करें तो चेक करो अगेन वापस से चलते हैं। अमर प्राइवेट लिमिटेड वर्क्स 9 आवर फॉर 15 डेज फॉर एबीसी एंड 8 आवर्स फॉर सैक। अब एबीसी के लिए निकालना होगा, अभी तक हमने किसके लिए निकाला, सैक के लिए, अब एबीसी के लिए निकालते हैं। सो यहां पे भी 100 आवर्स फॉर 9 आवर अप टू 15 डेज, 200 फॉर 9 आवर्स अप टू 15 डेज। टोटल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट निकलेगा। यस अच्छा जी, साथ में एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंसेस। एबीसी हैज प्रोवाइडेड अ लोन ऑफ 1 लाख एट 3%। यस, सो 1 लाख इंटू 3% डिवाइडेड बाई 12। सर डिवाइडेड बाई 12 क्यों, हम पर मंथ बिलिंग कर रहे हैं तो हमें पर मंथ इंटरेस्ट लेना होगा, ये भी ऐड बैक कर देंगे। आपका टोटल कॉस्ट बनेगा 40,750 रुपीज। यस और नो। अगर मैं सर्विस दे रहा हूं तो इंटरेस्ट इज अ कॉस्ट टू मी, इसीलिए इसको ऐड किया गया। अगर मैं सर्विसेज दे रहा हूं तो इंटरेस्ट इज अ कॉस्ट टू मी, इसीलिए इसको ऐड किया गया। मेरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट में जो इंटरेस्ट मैं पे कर रहा हूं एबीसी को वो भी ऐड हो जाएगा, इसीलिए इसको ऐड अप किया गया। 40,750 मेरा टोटल कॉस्ट आया। मेरा प्रॉफिट मार्जिन मैं अप्लाई करूं आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट तो वो आता है 93.80। एडजस्ट कर लो, एडजस्ट कर लो। आर्म्स लेंथ प्राइस बिलिंग निकल जाएगा आपका। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। सर अमर इज अ एसोसिएटेड एंटरप्राइज विथ एबीसी, इन दोनों का हमें आर्म्स लेंथ प्राइस निकालना है। अमर सेम गुड ऐसे के को भी देता है, बराबर है, यह है अनरिलेटेड पार्टी। तो अनरिलेटेड पार्टी का जो जीपी मार्जिन होगा वो इनके ट्रांजैक्शन पे भी लगाना पड़ेगा। यस, इसीलिए इनका जो जीपी मार्जिन था 93.80 वो हमने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पे भी लगाया। 4750 इंटू 93.80%, दिस कम टू 38,224। तो 4750 प्लस 38,224 आपका टोटल बिलिंग होना चाहिए था 78,974। आपने बिलिंग किया 85,000 का, एडिशनल हो गया $6026। $6026। चेक करो सर, वापस से देखिएगा। अमर लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड, ये दोनों आर्म्स लेंथ प्राइस पे हमें कैलकुलेट करना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अनरिलेटेड पार्टी के लिए हम एक प्रॉफिट मार्जिन निकालते। प्रॉब्लम वापस देखना, अनरिलेटेड पार्टी के लिए प्रॉफिट मार्जिन निकालते। इसका डायरेक्ट कॉस्ट, इसका प्रॉफिट मार्जिन निकाला। प्रॉफिट मार्जिन निकालने के बाद हमने इसमें से एडजस्टमेंट करा कॉस्ट का भी। ध्यान से सुनना, यहां हमारा वारंटी कॉस्ट एडिशनल लगा है, वो हम लोगों ने एड बैक कर दिया। हमारा टोटल प्रॉफिट आया 93.80%। क्या आया बेटा,
93.80% आफ्टर एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंसेस, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंसेस। फिर हमने रिलेटेड पार्टी के साथ डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट निकाला, और नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन जो एक अनरिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन का होता है, हमने वो भी यहां पे कंसिडर कर लिया। आपका टोटल बिलिंग बनना चाहिए था 78,974, आपने बिलिंग किया 85,000 का, एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंसेस किया जाएगा। इन द प्रेजेंट केस एक्चुअल बिलिंग इज 85,000 and which is higher than arm's length price determined by applying the cost plus method. No adjustment would be required to be made to the Amar Limited. सर क्यों नो एडजस्टमेंट, क्यों जरूरत होगी कोई भी एडजस्टमेंट करने की? क्या 6026 हमें एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। सर क्यों? क्योंकि मिनिमम आर्म्स लेंथ प्राइस चाहिए था 78,974, तुमने ऑलरेडी उससे ज़्यादा दिखाया है। अब अगर तुमने, ध्यान से सुनना, नो एडजस्टमेंट क्यों रिक्वायर्ड होगा, इसका एक और रीजन है। अब अगर तुमने एडजस्टमेंट करी 85,000 की बिलिंग को 78,000 दिखाया, तो आपकी इनकम रिड्यूस हो जाएगी, और ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं है जहां आपकी इनकम कम या लॉस बढ़ जाए। तो ये एक और रीजन है कि कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है। इफ इट इज डन, बहुत बढ़िया। मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट। कॉस्ट प्लस मेथड का ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। इट्स अ मे 2017 क्वेश्चन, इट्स अ मे 2017 क्वेश्चन। M Limited, a US company, has a subsidiary N Limited in India. तो M Limited की, which is a US company, has a Indian subsidiary. तो ये दोनों कौन हो गए? एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। M Limited सेल कंप्यूटर मॉनिटर टू N Limited फॉर रीसेल इन इंडिया, और ये इसको क्या करता है? रीसेल करता है। M Limited also sell computer monitor to K Limited, another computer seller. M Limited K Limited को भी देता है, जो अगेन कंप्यूटर्स को सेल करता है। It sell 50,000 computer to N Limited at 11,000 per unit. The price fixed for K Limited is 10,000. The warranty in case of sale of monitor by N Limited is handled by N Limited. However, for sale of monitor by K Limited, M Limited is responsible for warranty of 3 months. यहाँ वारंटी भी आती है। Both M and N offer extended warranty at a standard rate of 1,000 per month, per annum, और ऐसी 3 मंथ की वारंटी होती है। ऑन दीज फैक्ट्स डिटरमाइन द आर्म्स लेंथ प्राइस एंड इफेक्ट ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना होगा क्वेश्चन में, मैं आपको बताता हूँ। क्या करना होगा क्वेश्चन में, मैं आपको बताता हूँ। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देख मेरे भाई, ध्यान से सुन। सबसे पहले बात, जब भी टीपी का क्वेश्चन आए, आपको सबसे पहला काम करना होता है दोनों को एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस प्रूव करो। हियर M and N सब्सिडरी का रिलेशन है, तो भैया ये हो गए एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस बिकॉज मोर देन 26% ऑफ द शेयर कैपिटल इज होल्ड। डन। अच्छा जी, अब क्या करना होगा आपको? बड़ा सिंपल है। आप अनरिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन कितने में करते हो? 10,000 में करते हो, बराबर है। इसमें से वारंटी हटा दो। वारंटी के लिए 1,000 रुपये लगते हैं, इंटू 3/12 250 रुपीज़। क्योंकि N को जो दिया गया है वो विदाउट वारंटी दिया है, तो भी कॉस्ट कितना होना चाहिए था? 9750 होना चाहिए था। 9750 क्या होना चाहिए था? प्राइस होना चाहिए था। आपने कितने में दिया N को? 11,000 में दिया, माइनस 9750, 1250 आपने एडिशनल चार्ज किए, आपने एडिशनल चार्ज किए, इनटू नंबर ऑफ प्रोडक्ट 6.25 करोड़ आपके इनकम में एडिशन होना चाहिए। खत्म काम। बड़ा सिंपल क्वेश्चन। M लिमिटेड इज अ फॉरेन कंपनी एंड N लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी। जब भी टीपी का क्वेश्चन आए, आपको पहले एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस लिखना ही पड़ेगा।
राइट। एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज है वो प्रूव करके देना ही पड़ेगा। एम लिमिटेड अ फॉरेन कंपनी एंड एन लिमिटेड एन इंडियन कंपनी आर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज सिंस एम लिमिटेड इज होल्डिंग N Limited sells the computer monitor to N for resale in India. M also sell the identical computer to K, which is not an associated enterprises. The transaction is comparable uncontrolled transaction. Yes. Since it hold not less than 26% of the voting power, transaction are comparable using the cup method. अनरिलेटेड पार्टी को 10,000 में सोल्ड किया, इसमें से वारंटी का कॉस्ट हटा दो क्योंकि अगर ये रिलेटेड पार्टी को हम वारंटी नहीं देते तो भी नेट प्राइस कितना आना चाहिए था 9750। आपने कितना प्राइस लगाया 11,000, डिफरेंस पर यूनिट कितना आया 1250, एडिशन टू बी मेड 6 करोड़ 25 lakhs। इज दैट डन? 17 इज होमवर्क, डू इट ऑन योर सेल्फ। 18th को भी आप सेल्फ कर सकते हैं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, व्हाट आर द फैक्टर टू बी कंसिडर्ड वाइल सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड। मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड सिलेक्ट करते वक्त आपको कौन कौन सी चीज़ें कंसिडर करनी होती है? अरे भैया अगर आपको याद हो तो मोस्ट रिलायबल मेजर ढूंढते वक्त हमें नेचर एंड क्लास ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन हमें देखना होता है, डिग्री ऑफ कंपेरेबिलिटी हमें देखनी होती है, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अजम्पशंस देखने होते हैं। वही सारी बातें आएगी, देख लेना। 1 2 3 4 5 6 ये 6 पॉइंट ही है, 6 पॉइंट प्योरली थियोरी। nature and class of international transaction, class and class of associated enterprises, reliability of data, degree of comparability, accurate adjustment and nature and extent of assumptions। इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। If this is done, डन है जी, बहुत बढ़िया। यस चलिए आ जाओ आगे। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 19। इट्स अ नवंबर 2004 क्वेश्चन। यूएस लिमिटेड, ध्यान से सुनना, यूएस लिमिटेड अ यूएस कंपनी एज अ सब्सिडरी इन इंडिया। तो यूएस लिमिटेड IND लिमिटेड, ये दोनों हो गए एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। सेल्स कंप्यूटर टू IND फॉर रीसेल इन इंडिया। यूएस ऑल्सो सेल कंप्यूटर टू CMI। सिमिलर क्वेश्चन लग रहा है आपको, राइट? इट सेल 50,000 कंप्यूटर, 11,000, सेम क्वेश्चन है, नॉट नीड टू बी डन। देखो 2004 का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने खुद घुमा करके कौन से साल में पूछा था, चेक कर लो। मई 2017, नाम चेंज कर लिया, मतलब 2004 का 2017 में पूछा था। यस चलो जी, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं।
It's an easy one, still we'll do it. What are the methods under the arm's length price? कौन कौन सी मेथड है आर्म्स लेंथ प्राइस की? रिलेटिंग टू द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इज डिटरमाइंड अंडर 92C. 92C के अंदर में कौन कौन सी मेथड है? कप मेथड, RSP, CPM, ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड, एनी अदर मेथड एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय बोर्ड. ये हो गया पहला क्वेश्चन सॉल्व. क्वेश्चन नंबर बी. A लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी विच इज 100% सब्सिडरी ऑफ B, अ फॉरेन कंपनी. मतलब ये दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज हो गए. B लिमिटेड sell its product to A at 15 per unit. At the same time, it sell the product to unrelated party at 20. How will the arm's length price be determined in this transaction? In the above question, ध्यान से सुनना. A and B are associated enterprises. Arm's length price 20 होगी. A has booked the expenses at 15. Applying the arm's length price, हमें $20 को adopt करना होगा. In the above question, if A Limited is the sole selling agent of the products of B Limited, and if A Limited resold the goods at 20, how will the arm's length price be computed? सर सोल सेलिंग एजेंट अगर है आप तो इसमें एक चीज़ मिसिंग है, नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन. तो नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मिसिंग है तो आपको एक अजम्पशन डाल करके सॉल्व करना होगा. A and B are associated enterprises. Arm's length price would be determined as under रीसेल प्राइस माइनस जीपी मार्जिन आपका आर्म्स लेंथ प्राइस बनता है. सो हमने 10% का जीपी मार्जिन यहाँ पे अज्यूम किया हुआ है. सो 20 माइनस 2 18 आया. आपने बुक किया है 15 पे. आर्म्स लेंथ प्राइस कितना माना जाएगा? $18 माना जाएगा. यस, चेक करो. डन है जी. क्वेश्चन नंबर 21. इट्स अ May 2018 क्वेश्चन. इट्स अ May 2018 क्वेश्चन. एक्स रेसिडेंट इंडियन कंपनी on 1/4/2020 has borrowed 100 crore from A Incorporation, a company incorporated in US, at a rate of 9% per annum. The said loan is repayable over the period of 10 years. Further, loan is guaranteed by B Incorporation, incorporated in US. अच्छा, एक मिनट. A Incorporation ने लोन दिया है किसको? X को. जिसकी गारंटी किसने दी है? B ने. K Incorporation, a non-resident, hold the shares carrying 30% of voting power in X Limited. K Incorporation ने X के अंदर में 30% होल्ड करके रखा है. एंड B Incorporation, अच्छा, इसके भी 30% होल्ड करके रखा है. K Incorporation has also deposited a matching amount of 100 crore with A. Other information. Net profit of X is 10 crore after debiting of the above interest, depreciation of 5 crore and income tax of 3.40 crore. Calculate the amount of interest to be disallowed. EBITDA का फॉर्मूला है, 94B का सम है. मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट. 94B का सम है. कितना अलाउड होगा याद होगा तो आपको जितना भी एक्सेस होगा इन एक्सेस ऑफ 30%, यस, और एक्चुअल पेड शैल नॉट बी अलाउड. 94B के हिसाब से उस पर क्वेश्चन बेस्ड है. इफ एन इंडियन कंपनी बीइंग अ बोरोवर इनकर एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ इंटरेस्ट in respect of any debt issued by its non-resident AE and such interest exceed 1 crore, then interest paid or payable
in excess of 30% of EBITDA or interest paid or payable, whichever is lower, shall not be allowed as deduction. Shall not be allowed as deduction. Further, debt is issued by lender which is not an associated enterprises, but an associated enterprises either provide a implicit or explicit guarantee. यहाँ पे एक दूसरा associated enterprises, अगर इसे common control hold किया जा रहा है तो ये associated enterprises हो गए. Implicit explicit guarantee to such lender or deposit a corresponding amount or matching fund with the lender, such debt shall deem to have been issued by an associated enterprises and limitation of interest deduction would apply. In the present case, MK hold 30% of voting power, that is more than 26% in both X and B incorporation are deemed to be associated enterprises. Since the loan of 100 crore taken by Indian company is guaranteed by B and associated enterprises, such debt shall deem to have been issued by associated enterprises and interest payable by A shall be considered for the purpose of 94B. आपका नेट प्रॉफिट कितना था? आपका नेट प्रॉफिट कितना था? चेक करो. इस 10 करोड़ रुपीस, इसमें आपकी और भी चीजें ऐड अप हो जाएंगी. डेप्रीसिएशन, इनकम टैक्स एंड इंटरेस्ट. इंटरेस्ट 9% का 100 करोड़ पे मतलब 9 करोड़. तो आपका टोटल EBITDA बना 27,40,000. आपका एक्चुअल इंटरेस्ट पेड है 9 करोड़ रुपीस. आपका EBITDA बना 27 करोड़ 40 लाख. तो 27 करोड़ 40 लाख का 30%, ये आया 8 करोड़ 22 लैक्स. एक्चुअल इंटरेस्ट आया आपका 9 करोड़. सो 78 लाख रुपीस का डिफरेंस आएगा आपके एक्सेस 30% ऑफ EBITDA और एक्चुअल इंटरेस्ट पेड. whichever is lower. $78 लाख रुपीज स्ट्रेट अवे डिसअलाउ हो जाएंगे. एक्सेस इंटरेस्ट है, चेक कर लो कितना अलाउड है. मैक्स 30% ऑफ EBITDA और एक्चुअल इंटरेस्ट पेड विच एवर इज लोअर. 30% ऑफ EBITDA बन रहा है आपका 8 करोड़ 22 लाख. तो 8 करोड़ 22 लाख अलाउड हो जाएगा. आपने एक्चुअल पे किया है 9 करोड़ माइनस 8 करोड़ 22 लैक्स, आपका 78 लाख डिसअलाउड हो जाएगा स्ट्रेट अवे. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट. 94B पे बना हुआ क्वेश्चन, चेक कर लो. If it is done, चलो जी. एंड दैट्स इट. यहाँ पे हमारा
टीपी का पूरा क्वेश्चनर खत्म होता है। यहाँ पे हमने टीपी खत्म कर लिया मालिक, ये एक और क्वेश्चनर डन। इज दैट डन? दैट्स इट, थैंक यू सो मच। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कशन में।